इस हफ्ते बहुत कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें, इसीलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप विद ऑल द लेटेस्ट हैपनिंग्स ऑफ दिस वीक। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये सारी खबरें, ये सारी पॉलिटिकल खबरें इस पूरे हफ्ते की हैं। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। सबसे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और अब हम शुरुआत करते हैं उन पॉलिटिकल खबरों की जो छाई रही इस हफ्ते। सबसे पहले प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की बात करेंगे। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां इन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेता ने मैरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का इन्विटेशन दिया। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मोदी और ज़ेलेंस्की ने जंग के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की है। जयशंकर ने कहा, तेल खरीदने से जुड़ा फैसला मार्केट के हालत के हिसाब से लिया जाता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। भारत और यूक्रेन के बीच मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता भी हुआ। इससे पहले मोदी ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को ट्रिब्यूट दिया। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी। यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन नहीं गया था। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे के बाद कल देर रात वहां यूक्रेन के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर पोलैंड इससे पहले पहुंचे थे। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका वेलकम किया था। मोदी के स्वागत में डांडिया नृत्य की प्रस्तुति भी हुई। मोदी ने पोलैंड में जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह को ट्रिब्यूट दिया। महाराजा दिग्विजय सिंह ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश नागरिकों को जामनगर में शरण दी थी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी पॉलिटिकल अपडेट जो इस पॉलिटिकल रिकैप में आपको बताएंगे। वो है जम्मू कश्मीर चुनाव। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा, राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को फाइनल जल्द कर लिया जाएगा। उन्हें उम्मीद है कि वो फिर से सत्ता में आएंगे। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना और इसे वापस राज्य का दर्जा दिलाना सबसे अहम बात है। यहां से उनका खून का रिश्ता जुड़ा है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि चुनाव में लोग उनका साथ जरूर देंगे। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं रही। वे कंधे झुकाकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में गठबंधन तभी होगा जब कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को इज्जत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं इस पॉलिटिकल रिकैप में। अगली पॉलिटिकल अपडेट जुड़ी है अरविंद केजरीवाल से। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनवाई में जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि एक मामले में जवाब दाखिल कर दिया है, जबकि दूसरे केस में जवाब देने के लिए उसे और समय चाहिए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, एक केस में सीबीआई का जवाब बुधवार रात 8 बजे मिला है। एजेंसी की अपील पर कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते का समय दिया है। उधर सीबीआई ने शुक्रवार को कहा उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंजूरी के दस्तावेज दिए। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी और सीबीआई का केस चल रहा है। ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, वहीं सीबीआई केस में वो जेल में बंद है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कुछ ऐसा कहा जो इस पॉलिटिकल रिकैप में हम आपको जरूर से बताएंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एससीपी प्रमुख शरद पवार ने 22 अगस्त को केंद्र पर जासूसी करने का आरोप लगाया। नवी मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हो सकता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, ऐसा शरद पवार ने कहा। उन्होंने कहा कि उनकी सिक्योरिटी इसीलिए बढ़ाई गई है ताकि इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, इसीलिए ये अरेंजमेंट किया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे बताया कि मोहन भागवत और अमित शाह की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र में
मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी थी। 10 अतिरिक्त सीआरपीएफ जवान पवार की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कुछ दिनों पहले राज्य में आरक्षण संबंधी प्रदर्शनों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया था। इस पॉलिटिकल रिकैप में अब बात करेंगे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की। भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाले पहलवानों की सुरक्षा हटाने पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा पहलवानों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई। आपको बता दें कि ये सुरक्षा उन पहलवानों से वापस ले ली गई थी जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा था दिल्ली पुलिस से। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहलवानों की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में हरियाणा पुलिस से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का आह्वान किया जाए, क्योंकि जिन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है वे आमतौर पर हरियाणा में ही रहते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा सुरक्षा में नियुक्त दिल्ली पुलिस के निजी सुरक्षा अधिकारियों के इस निर्णय को गलत तरीके से समझा और पहलवानों की सुरक्षा के लिए देरी से पहुंचे। इसे सुधार लिया गया है। लगातार सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला पहलवानों को बयान दर्ज करवाने के 2 ऑप्शंस दिए। इसमें कहा गया कि अगर वो कोर्ट रूम में गवाही देने में कंफर्टेबल हैं तो इसकी खुली सुनवाई करेंगे, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो उन्हें कमजोर गवाह मानकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। फैसला पहलवानों पर निर्भर करता है। इसके बाद कोर्ट ने पहलवानों की सहमति पर कहा कि उनकी गवाही जज के सामने होगी। इसमें बृजभूषण के वकील भी शामिल नहीं होंगे। ये बयान कोर्ट रूम के साथ वाले कमरे में होंगे। इस पर बृजभूषण के वकील ने कोर्ट को कहा कि महिला पहलवानों की गवाही जज के आगे जरूर हो, लेकिन कोर्ट रूम में गवाह के अलावा दूसरा कोई ना हो। सुनवाई के दौरान बृजभूषण भी कोर्ट में हाजिर रहे। बात करेंगे अब कोलकाता रेप मर्डर केस की इस पॉलिटिकल रिकैप में। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब 22 अगस्त को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। ममता ने पीएम को लिखा कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं, इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इस बीच सियालदा कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन दे दी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय राय को अरेस्ट किया। इसको लेकर देश भर के डॉक्टर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ने मोदी को लिखा, मौजूदा डेटा बताता है देश में रोज 90 रेप केस हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में रेप पीड़ित की हत्या हो जाती है। ये ट्रेंड भयावह है। ये समाज और देश के आत्मविश्वास और विवेक को झकझोर देता है। ये हमारा कर्तव्य है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एक बड़ा कानून बनाए जिसमें इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले को कड़ी सजा का प्रोविजन हो। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल 15 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे इस पॉलिटिकल रिकैप में चंपई सोरेन की, क्योंकि उन्होंने कहा झारखंड के पूर्व सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे। दिल्ली से सरायकेला लौटने के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की। चंपई ने कहा, हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। हमने जो अध्याय शुरू किया है इसका चैप्टर बदलता रहेगा। नए संगठन को मजबूत करेंगे। रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपई से जब पूछा गया चुनाव को देखते हुए नई पार्टी बनाने के लिए अब समय कम रह गया है, इस पर चंपई ने कहा, इससे आपको क्या परेशानी है? जब 3-4 दिन में 30-40 हजार कार्यकर्ता आ गए तो नई पार्टी बनाने में हमको क्या परेशानी है? 7 दिन में सब साफ हो जाएगा। अब इस पॉलिटिकल रिकैप में आखिरी पॉलिटिकल अपडेट आपको बता दें जो कि यूपीएससी की लेटरल एंट्री से जुड़ी है। यह हफ्ता शुरू हुआ और यूपीएससी लेटरल एंट्री को लेकर बवाल हुआ। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया। 3 दिन में यह आदेश वापस लिया गया। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने 20 अगस्त को यूपीएससी चेयरमैन से नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कहने पर यह डिसीजन लिया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था लेटरल एंट्री के जरिए एससी, एसटी और ओबीसी का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। राहुल के आरोप के जवाब में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, 1976 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया था। इसी तरह मोंटेक सिंह आलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष, सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल चीफ बनाया गया था। मेघवाल ने कहा कि लेटरल एंट्री की शुरुआत की कांग्रेस ने। अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर सिस्टम को व्यवस्थित किया है। पहले ही सरकारों में लेटरल एंट्री का कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था। हालांकि इस आदेश को 3 दिन के अंदर वापस ले लिया गया। तो ये थी कुछ
अहम पॉलिटिकल खबरें जो इस हफ्ते छाई रही, जो हमने आपको बताई इस पॉलिटिकल रिकैप में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।